तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे उसके ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन में करा रहा हूँ। वैसे बहुत लोगों ने किया हुआ है, आता है सबको, फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करूँगा, जिससे कि आप लोगों में से अगर किसी को कुछ स्किप हो भी गया हो माइंड में तो वो आ जाए आपको। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके रिजल्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ना कि इसका डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट है, ये वो आप बुक में भी देखेंगे तो मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि जो कैपेसिटर होते हैं उनको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो हमको, मैंने आपको ये बताया है कि जो चार्जेस होते हैं कैपेसिटर पे वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज Q होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q होगा, तीनों पे चार्ज सेम होगा, लेकिन तीनों पे की क्योंकि की कैपेसिटेंस तीनों के अलग अलग हैं, तो वोल्टेज सब में अलग अलग हो जाएगा, V1, V2 एंड V3। अब दो रूल हमने यहाँ पे बताए थे। पहला रूल बताया था कि चार्ज सेम, और सेकेंड रूल हमने ये बताया था, रूल 2 अगर हम बात करें रूल 2 की, तो रूल 2 हमने बताया था कि जो नेट वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और जो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का तरीका था, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इफ दे आर द टू कैपेसिटेंस। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हम लिखेंगे इसे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा मेरे को नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अगर दो कैपेसिटेंस है, अगर तीन कैपेसिटेंस होंगे तो वहां पे फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और इसे हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे एक उसमें, तो उसमें लिखा जाएगा ये C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2, ये दो का कॉम्बिनेशन बनेगा C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। तो ये यहाँ पे अब हम लोग जब इसको आगे की तरफ देखेंगे तो ये तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन हो गए। एक तीन कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लिया था मैंने, और फिर एक मैंने दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लिया था। इसके अलावा हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं। एक तो याद रखना होता है हम लोगों को वोल्टेज के बारे में, कि जो जैसे V1 V2 V3 है तो वो डिपेंड करेगा C3 C2 C1 पे। मतलब जिसका वोल्टेज, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज सबसे कम होगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, इन सीरीज वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ये एक चीज़ हमको याद रखनी है। ये जो हम एक बॉक्स में दे रहे हैं ये सब आपको लर्न करना है, याद होना चाहिए। एंड एनर्जी भी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस उसके अंदर उतना कम एनर्जी स्टोर होगा। इसके साथ में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखे हुए थे V1 और V2 निकालने के लिए, इफ दे आर द टू कैपेसिटर। तो कैसे निकालते हैं, V1 अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। और अगर हम लोग यूज करेंगे V2, तो V2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा C2V डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले और आ जाएंगे नेट इंडिविजुअल वोल्टेज V1 और V2 निकालने के लिए। ठीक है, ये आपको इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जब जाएंगे तो हमें पता है कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें कैपेसिटर को हमें कनेक्ट करना है तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जिसमें सबका एक प्लेट एक पॉइंट से, दूसरा प्लेट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और इसको हम लोग चार्ज करते हैं विद अ बैटरी V। यहाँ पे एक बैटरी मैंने लगा दी इस तरह से। अब हमें इसमें मालूम है कि यहाँ पे भी दो रूल होंगे। तो पहला रूल हमारा ये है कि यहाँ पे वोल्टेज सब में सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। जो भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V और यहाँ पे भी V। इसी तरह से जो दूसरा रूल होगा हमारे पास, वो बताएगा कि अगर हमारे पास पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q2 है, तीसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q3 है,
ठीक है, द चार्जेस ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर इज Q1, सेकंड कैपेसिटर इज Q2 एंड थर्ड कैपेसिटर इज Q3, देन द नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इज गिवन बाय Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिलेगा वो सबसे सिंपल मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये मेरे पास एक पहला पॉइंट हो गया जो हमको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा हमको याद रखना है कि इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि चार्ज स्टोर की, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे एनर्जी की, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमको सपोज कर लो कि निकालना है कि इंडिविजुअल चार्जेस Q1, Q2 और Q3, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, इंडिविजुअल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। तो उसके हम लोग दो तरीके देख सकते हैं। अगर आपको बैटरी जो मालूम है वो पहले से पता है तब तो आप सिंपल निकाल सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 इज इक्वल टू C3V। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए वोल्टेज नहीं पता है, ये पहला मेथड हो गया। अगर आपको वोल्टेज नहीं पता है, आपको जो टोटल चार्ज दिया गया है वो पता है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 Q upon C1 plus C2 and Q2 is equal to C2 Q upon C1 plus C2। ये दो कैपेसिटर अगर रहेंगे तो लगा लेंगे। अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर होंगे, तीन का कॉम्बिनेशन अगर हमने मान लो लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 और तीसरा हो जाएगा Q3 इज इक्वल टू C3Q अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर। इसमें क्या है कि सपोज वी हैव अ कैपेसिटर C1, this is a capacitor C1, this is charged by a battery V1, okay, this is capacitor C2 and it is charged by battery V2। दोनों को अलग अलग हमने चार्ज कर लिया, C1 C2 को अलग अलग हमने चार्ज किया बैटरी V1 V2 से। अगर हम लोग तो C1 C2 को चार्ज करेंगे तो हमको पता है कि कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव आएगा। सिमिलरली कैपेसिटर C2 के भी एक प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव आएगा। हमने अब क्या किया कि इन दोनों कैपेसिटर से बैटरी को हटा दिया, वी रिमूव दी बैटरी, हमने बैटरी को हटा दिया। अब बैटरी को हटा देंगे तो लेकिन जो चार्ज है वो तो रहेंगे इसके ऊपर। सपोज दिस इज अ कैपेसिटर C1 और इसके ऊपर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और ये एक दूसरा कैपेसिटर है C2 जिसके ऊपर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, आइदर वी कनेक्ट पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव, और वी कनेक्टेड देन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, दो तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के। एक तो ये मेथड है जो मैंने अभी बनाया, और एक हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लिया और मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। तो ये दो मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम लोगों को इन्हीं में पढ़ना है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अब चार्जेस कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं और दूसरे वाले को सेकेंड सिचुएशन। तो मैं पहले सिचुएशन 1 के लिए काम करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या आएगा। सिचुएशन 1। अच्छा, उससे पहले चीज आपको क्लियर कर दूं, जो हम लोगों ने चार्ज कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर C1 को जब हम लोगों ने V1 से चार्ज किया था, तो सपोज इसके पास आया होगा चार्ज Q1। जब हम लोगों ने C2 को V2 से चार्ज किया था तो इसके पास चार्ज आया होगा Q2। सिमिलरली हम जब दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दिया, सपोज कि जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसके पास अब आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आ गया होगा Q1 प्राइम, और सेकेंड वाले कैपेसिटर के पास चार्ज आ गया होगा Q2 प्राइम। फर्स्ट सिचुएशन के हम काम कर रहे हैं अभी, तो फर्स्ट सिचुएशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये मेरे पास आया होगा। तो होगा क्या कि जो टोटल चार्ज होने चाहिए Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए ये आप सोचिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि चार्ज इज कंजर्व, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व, ये इसलिए फॉलो करेगा
या फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये यहाँ पे आ गया फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग जरा Q1 Q2 और Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू देख लें। देखो जो कैपेसिटी जो फर्स्ट सिचुएशन में हमने C1 C2 को कनेक्ट किया, क्योंकि दोनों आपस में देख रहे होगा कि पैरेलल में कनेक्ट है। जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो वोल्टेज सेम होता है। तो लेट अस सपोज द वोल्टेज बिटवीन देम, लेट अस सपोज द वोल्टेज बिटवीन देम इज V। यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर के बीच में सेम वोल्टेज है। तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे C1V1 C1V1 प्लस Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2V2। Q1 प्राइम की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी C1V प्लस Q2 प्राइम की वैल्यू हो जाएगी C2V। तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल आएगी Q1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज इक्वल टू V। और ये जो होगा हमारे पास, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। ये हो गया हमारे पास कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, सोचिए नाउ, ये तो हमारा हो गया कॉमन पोटेंशियल। हमें बताना था Q1 प्राइम और Q2 प्राइम क्या है। Q1 Q2 तुमको पता है कि Q1 की जो वैल्यू रहेगी वो होगा C1V1, Q2 की जो वैल्यू रहेगी ये हो जाएगा C2V2। लेकिन Q1 प्राइम क्या होगा? Q1 प्राइम का फॉर्मूला आएगा C1V, V ऊपर से रखेंगे हम लोग, ये कॉमन पोटेंशियल। और Q2 प्राइम की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे C2V, V की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हमारे पास चार्जेस आ जाएंगे दोनों प्लेट, दोनों कैपेसिटर के ऊपर आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब क्योंकि चार्जेस यहाँ पे शिफ्ट हुए होंगे, ट्रांसफर हुए होंगे ऊपर से, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, ठीक है, तो वहाँ पे हमको हम ये निकालना चाहें कि हाउ मेनी चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेट, वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ये भी आप निकाला जा सकता है कैसे? इस पूरे सिचुएशन में हम हमेशा मानेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2। तो जब ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा तो हमको पता है कि Q1 Q फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे ज़्यादा चार्ज था, सेकंड वाले कैपेसिटर पे कम चार्ज है, सपोज कर लेते हैं। तो चार्जेस जो है वो फर्स्ट वाले कैपेसिटर से सेकंड वाले कैपेसिटर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो Q1 माइनस Q1 प्राइम, इसको सॉल्व करेंगे। इसको where you solve this C1 V1 minus C1 V, you get C1 कॉमन कर लिया, V1 minus V, और V1 minus V को सॉल्व करेंगे तो आपको हमारा फॉर्मूला ये मिलेगा C1 C2 V1 minus V2 अपॉन C1 plus C2। ये आपको अपने से करना होगा। हमें पता है कि जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुई होगी। तो एनर्जी कितनी लॉस हुई है हम वो भी देख सकते हैं। एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो इसके लिए हम लोगों को पता है कि एनर्जी निकालने का मतलब क्या है कि पहले इनिशियल एनर्जी निकालो और उसमें से फाइनल एनर्जी माइनस कर दो। इनिशियल एनर्जी का मतलब हुआ कि U1 प्लस U2 मतलब इनिशियल एनर्जी, और फिर उसमें से हम लोग U1 प्राइम प्लस U2 प्राइम माइनस करेंगे। और ये एक बार हमने सॉल्व किया हुआ है तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 in bracket V1 minus V2 whole square। तो दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी, और ये लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में होगी। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, दिस एनर्जी इज लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। ये हीट के फॉर्म में लॉस होगी। हीट के फॉर्म में लॉस होने का मतलब है कि ये हीट की एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। फॉर सेकेंड सिचुएशन में क्या था कि जो कैपेसिटर C1 था उसका पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है। इसको मैंने कैपेसिटर C2 से कनेक्ट किया है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब इसमें नेगेटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव यहाँ पे है, इस तरह से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम जब सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ एक मेन कैलकुलेशन में हमारा चेंज होगा, वो है कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पीछे वाले कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले से सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। नीचे सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले में चेंज आएंगे, C1 प्लस C2। अब ये कॉमन पोटेंशियल चेंज हो गया। जब कॉमन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंगली सब कुछ चेंज हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। दिस इज कॉमन पोटेंशियल।
Now the charges up on the plate of capacitor after connecting them, तो ये हो जाएगा C1V और C1V की वैल्यू ऊपर से रखेंगे, फिर यहाँ पे आएगा Q1 प्राइम C2V, ऊपर इसको भी उठा के नीचे रख देंगे, और फिर बाकी चीज़ आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस ऑफ चार्ज या ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो भी ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ट्रांसफ़र हुआ है आप देख सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, तो मतलब कि Q1 माइनस Q1 प्राइम, इसको आप सॉल्व करेंगे अपने आप, ये होमवर्क है, और नहीं आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह ये डेल्टा Q हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें अपने से करने आना हो, सीखना होगा, कब तक हम करेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। नाउ द मेन टॉपिक इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों को सिंपल ये नहीं मालूम होता है कि ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो उस तरह के क्वेश्चन से कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन इन विच देयर आर 3 कैपेसिटर, द 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर, हमको ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कैपेसिटेंस है जो हम लोग सिंपली ये देख सके कि हाँ ये सीरीज में है और ये सिंपली पैरेलल में है। तो आपको दिख रहा होगा कि these 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, ये दोनों कैपेसिटर जो है वो सीरीज में है। ठीक है, अगर ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसको रख के यहाँ पे निकाल लीजिए थे। तो मैं इसका जो वैल्यू ले रहा हूँ वो C1 ले रहा हूँ, मान लीजिए। तो यहाँ पे ये आया आपके पास 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3, तो ये 6 हो गया, तो 9/6 और 3/2 माइक्रोफैरड, ये इनका एक हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इनको रिड्यूस सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमको अब सर्किट कुछ इस तरह से मिलेगा, जिसमें एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ए और बी के बीच में वैसे ही कनेक्ट रहेगा जैसे पहले कनेक्ट था, और जो ये आया था C1, इसको इसी के ऊपर हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ये C1 की वैल्यू आई है 3/2 माइक्रोफैरड। अब हमको आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, ये दोनों कितने हैं, ये दोनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में आ गए। अब जब ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हमारा इक्विवेलेंट। तो इसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है मेरे पास C1 प्लस C2। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको 3 माइक्रोफैरड प्लस 3/2 माइक्रोफैरड, तो ये आपका हो जाएगा 3 टू द 6 प्लस 3 9/2 या 4.5 माइक्रोफैरड, ये आपका सिंपल आंसर आ गया। तो नाउ दिस इज द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमको ए और बी के बीच में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर, कहाँ से शुरू करें, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हम लोगों को, बच्चों को तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर स्टेप शुरू कहाँ से करना है। तो देखिए ये आपके पास ए और बी है, तो ए और बी से तो शुरू कर नहीं सकते हैं, तो ए और बी के सबसे दूर जहाँ पे सिंपली ये पता चल जाए कि हाँ ये 2 या ये 3 कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, तो आप चेक करेंगे तो ये 2 आपको मिलेगा। ये जो आपको मिल रहे होंगे ये आपको सिंपली पता चलेंगे कि ये सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट आप निकाल दीजिए। तो सीरीज में निकालने का सिंपल तरीका मैंने ऊपर लिखा हुआ है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पे 6 और 6 है, तो यहाँ पे ये सिंपली हो जाएगा क्या, 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 6 36 अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे को कोई नंबरिंग करना शुरू करते हैं। हमने सपोज पूरा नंबरिंग कर दिया C1, तो इसका सर्किट रिड्यूस करना है, हर स्टेप पे हमें सर्किट रिड्यूस करना है। अगर आप सर्किट रिड्यूस करने नहीं आएगा आपको तो आप कभी नहीं कर पाएंगे इसे। जब ये सर्किट रिड्यूस होगा तो इन 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड की जगह पे अब 3 माइक्रोफैरड का एक लगेगा। तो मैं पूरा सर्किट वैसे ही बनाऊंगा जैसे बना हुआ है। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, ये एक 3 माइक्रोफैरड है, ये एक 6 माइक्रोफैरड है, क्योंकि इसको तो हमने अभी सॉल्व नहीं किया है। हमने जिनको सॉल्व किया है उनकी जगह पे हमारे पास आ गया अब 3 माइक्रोफैरड। तो ये मैंने एक 3 माइक्रोफैरड का C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखेंगे हम लोग क्या फिर से कि क्या कोई फर्दर फिर से हमें लग रहा है कि हाँ कॉम्बिनेशन बना रहा है।
क्योंकि ये ए और ये बी है ये मेरे पास, तो मालूम चल रहा है कि ये वाला भी अब एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है। ये कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहा है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। जब ये पैरेलल में आ गया तो यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, C2 लिख लेते हैं फिर। तो यहाँ से C2 कितना आएगा? C2 आ जाएगा 3 + 3 6 माइक्रोफैरड। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ कैसे आया। 3 + 3 3 + 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। अब हम फिर से इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे, हर बार सर्किट को रिड्यूस करना है बस। जब हम सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नीचे वही ए और बी मिलेंगे पहले की तरह, ए बी। ये हो गया 2 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड एज इट इज लगा रहेगा क्योंकि हमें इसको अभी सॉल्व नहीं किया है। और अब इन 3 माइक्रोफैरड की जगह पे एक लगा देंगे सिंगल 6 माइक्रोफैरड। ये मैंने एक 6 माइक्रोफैरड लगाई है, ये ए है ये बी है। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने जब इस सर्किट को लेना शुरू किया तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला 6 और ये वाले 6 जो है वो हमारे पास एक लाइन में ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, हम इस जो ये वाला 2 है उसको क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमको ए और बी के बीच में चाहिए। तो अगर हम इस 6 के साथ इस 2 को लेंगे तो ए और बी, ए वाला पॉइंट बीच में आ जाएगा। जिस पॉइंट के अक्रॉस हमें रिजल्टेंट चाहिए होता है, कभी भी हम उसके थ्रू नहीं जाते, उससे हो के नहीं जा सकते। उन दोनों टर्मिनल के बीच में काम कर सकते हैं, पर उस पॉइंट को हम लोग को एक घूमेंगे नहीं, उस पॉइंट को क्रॉस नहीं करना है मुझे, ये हमको याद रखना है। तो हमने इस पॉइंट को क्रॉस किया क्योंकि यहाँ पे तो हमको निकालना नहीं था, तो मैंने इसको क्रॉस कर लिया। इसे क्रॉस नहीं कर सकते, इस पॉइंट को हम क्रॉस करेंगे अगर हम सपोज कर लो ये प्रोहिबिटेड पॉइंट है, ये हम लोग पॉइंट नहीं क्रॉस करेंगे निकालने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड सीरीज में थे, तो उसको हमने C सिलेक्ट कर लिया। 6 × 6/6 + 6, ये आ गया हमारे पास 3 माइक्रोफैरड। फिर 3 माइक्रोफैरड को मैंने सर्किट को रिड्यूस किया तो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पैरेलल में आ गया। जब पैरेलल में आ गया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5 माइक्रोफैरड। तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसको लैडर क्वेश्चन भी कहते हैं क्योंकि ये लैडर टाइप में बना होता है क्वेश्चन, तो लैडर बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। और इसी के जस्ट आगे हमारे आता है इनफाइनाइट लैडर। इसी में अगर हम लोग बहुत बढ़ा देते इनफाइनाइट तक चले जाएं तो इसको भी हम लोग करेंगे अभी कुछ देर में। इसे करना कैसे होता है उसके लिए आपको जैसे पता है कि सबसे जहाँ से क्वेश्चन जहाँ पे हमको निकालना है, जिस एंड पे हमको निकालना है कैपेसिटेंस, उसके सबसे दूर वाला एंड पकड़िए, सबसे दूर वाला एंड। ये जो पोर्शन है जो जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है सबसे दूर वाला एंड है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से देखना शुरू करेंगे कि क्या है। तो आप देख के बता सकते हैं कि 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड, ये तीनों किसमें हैं? ये तीनों जो है वो आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पे मैं इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बना के, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसको आप लोग निकालिए अपने आप, सोचिए कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट। 3 है यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C1 C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 C2 C2 C3 C3 C4। तो C1 C2 C3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 था 81, 81 9 था। उससे भी सिंपल मेथड इसमें यहाँ पे रहेगा कि 1/C1 इज इक्वल टू 1/C1 इज इक्वल टू 1/9 + 1/9 + 1/9 करें, ये आसान हो गया। तो ये 1/9 1/9 क्या हो गया 3/9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3। तो इस हाँ एग्जैक्ट आंसर इसका जो आएगा वो 3 आएगा। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि देखिए अगर आपके पास कुछ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं इस तरह से, सपोज कर लीजिए कि आपको एन आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं हम लोग इस तरह से एन, ये एन आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सब सी 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 हैं और ये एन है, एन कैपेसिटर। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा C/N सिंपल। तो यहाँ पे मेरे पास 9 के 3 है और तीनों मेरे यहाँ पे जो है वो सीरीज में है। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं इसको 9/3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। तो ये मेरे पास एक C1 आ गया। अब इस सर्किट को हम थोड़ा सा रिड्यूस करके देखते हैं क्या आएगा। हम जब इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो हमें अब मिलेगा कुछ इस तरह से। ये 3 की जगह पे अब मेरे पास एक सिंगल लग जाएगा 3 माइक्रोफैरड का और ये रहेगा 9 माइक्रोफैरड, ये सब 9 9 के ही हैं। तो अब क्या करेंगे, हमको ए और बी के बीच में निकालना था। तो ये दोनों जो आएंगे, ये दोनों, अब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में।
तो जब ये दोनों पैरेलल में आएंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसको हम C2 ले लें, तो ये मेरा बन जाएगा 9 + 3 12 माइक्रोफैरड। इसकी जगह पे हम लोग लगा देंगे अब 12 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे फिर से सर्किट को रिड्यूस करते हैं, बस सर्किट को रिड्यूस करते जाना है हर बार। आप सर्किट को रिड्यूस करते जाएंगे तो आपका आंसर अपने आप समझ में आएगा आपको कि क्या हो रहा है। अब ये 9 है, 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 ये ए और बी है। अब यहाँ पे इसकी जगह पे लग जाएगा 12 माइक्रोफैरड। अब हमें फिर से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं जो कि किसमें हैं, सीरीज में। ये तीनों कैपेसिटर फिर से सीरीज में आ गए, तो इसका फिर से आप निकालिए। तो 1/C इक्विवेलेंट या 1/C3 इज इक्वल टू 1/9 + 1/12 + 1/9। कितना आएगा बताइए, C3 की वैल्यू कितनी आएगी सोचिए। तो मेरा जो 1/C3 को सॉल्व किया तो C3 की वैल्यू आई 36/11। अब हम इस सर्किट को फिर से रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा। अब हम जब रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये इतना बचेगा, ए बी 9 9 9। और ये जो हमने ब्लू कलर से बनाया है सीरीज वाला, इसका वैल्यू आ जाएगा 36/11। 36/11। अब आपको मालूम चल रहा है कि ये फिर से यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है। यदि दोनों पैरेलल में है तो इसका आंसर निकाल दीजिए, पैरेलल में है तो इसका क्या आएगा, 9 + 36/11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 99 + 36/11। तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 9 3 12 और 1 13/135/11। ठीक है, तो ये इस सर्किट को हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम जब इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास अब ये फाइनल डायग्राम बन के आएगा, जिसमें ये 9 होगा, ये 9 होगा और ये होगा 135/11। और आप इसको क्या करेंगे, सीरीज में ले लेंगे तीनों को, क्योंकि अब ये तीनों सीरीज में दिख रहे होंगे आपको। नाउ these 3 आर इन सीरीज। अब जब ये दोनों सीरीज में है तो क्या क्या आएगा हमारे पास, तो हमको ये 9 और 135/11 और 9 ये सीरीज में था, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इसमें 1/CS = 1/9 + 1/9 + 11/135। 9 9 135 का एलसीएम 135, सॉल्व किया, 15 + 16 + 11 41 दिया, इसको रेसिप्रोकल कर लिया। तो रेसिप्रोकल करने के बाद 135/11 माइक्रोफैरड, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जीरो वी कॉन्सेप्ट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम कैपेसिटेंस और अगले चैप्टर में रेजिस्टेंस का जब कोई नेटवर्क मिलता है मुझे, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा सीरीज में है कौन सा थोड़ा पैरेलल में है, तो हम तुरंत जीरो की कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, जैसे सपोज कर लीजिए आपको ये एक हमने डायग्राम दिया, ये एक सर्किट मैंने आपको बना के दी और आपको मैंने ये इस तरह से इसमें कुछ कनेक्ट कर दिया। इसका कोई रूल ज़्यादा नहीं है, रूल्स बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं। सपोज ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और आपसे पूछा जाए कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B। तो इसको करने के लिए आप सोचेंगे कि ये तो सर सीरीज में है जो सबसे पहले दिखता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिया है सामने, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बच्चे पूछते हैं ये कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसको बताने का जो सबसे सिंपल तरीका वो यही है, जीरो वी कॉन्सेप्ट। जीरो वी कॉन्सेप्ट में जीरो पोटेंशियल और वी पोटेंशियल हमको देना होता है। मतलब हम क्या करेंगे, किसी भी ए पे जीरो पोटेंशियल दे देंगे और बी पे वी पोटेंशियल दे देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट दे दिया और यहाँ पे वी वोल्ट दे दिया, तो जब मैंने ए पे 0 वोल्ट दिया तो ए से कनेक्टेड जितने भी प्लेट होंगे डायरेक्ट, वो सब जीरो पोटेंशियल पे चले जाएंगे। कैसे, अगर हम देखें तो ए से कनेक्टेड ये जो जीरो यहाँ से चलेगा और डायरेक्ट C1 के पहले प्लेट पे जाएगा, तो C1 का पहला प्लेट 0 वोल्ट पे चला गया। इसी तरह से क्योंकि ये इससे वायर कनेक्ट है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये यहाँ से जाएगी इस तरह से, ये पूरा जीरो होता जाएगा, जीरो होता जाएगा, ये पूरा जीरो पोटेंशियल पे हो गया, ये भी जीरो पे हो गया, ये भी कनेक्ट है, ये भी जो है हमारा 0 वोल्ट पे चला गया। सिमिलरली ये यहाँ पे हम जब जाएंगे आगे तो ये भी इसी से कनेक्ट है डायरेक्ट, ये भी जो प्लेट होगा वो किस पे चला गया, 0 वोल्ट पे चला गया।
ये बात समझ में आती होगी आपको। जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया तो ये सारे के सारे प्लेट्स जो पहले नॉर्मल प्लेट्स में थे अब ये सब किस पे चले गए, 0 वोल्ट पे चले गए। अब दूसरे वाले को हमने दिया हुआ है V वोल्ट, तो दूसरे वाले के लिए काम करेंगे, तो ये V यहाँ से चलेगा, तो ये V जिस चीज पे कनेक्ट है वो सब V वोल्ट पे चला जाएगा। जैसे ये पहला प्लेट है V वोल्ट, ये वायर से कनेक्ट है, यहाँ से ये V वोल्ट ऐसे चलेगा और ये पूरे को V वोल्ट करते हुए जाएगा यहाँ तक, और ये यहाँ से आने के बाद इसको भी V कर देगा और ये इसको भी V कर देगा। तो ये आपको समझ में आता होगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जरा, अब सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। जैसे C1 की हम बात करें तो C1 में दो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0। C2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0। और C3 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V-0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहता है तो हमें पता है वो किसमें होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों को इस तरह से रिड्यूस कर लेंगे सर्किट में। ये मेरे पास एक रिड्यूस सर्किट बन गई, और अब हमको पता है कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और जब पैरेलल में होते हैं तो हम लोग वहाँ पे उसका रिजल्टेंट सिंपली निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इस मेथड से हम लोग जो है सिंपली इस तरह से निकाला जा सकता है। तो हमें जब भी इस तरह का डायग्राम दिया है और ना समझ में आए तो इसे पहले आप 0 दीजिए, V दीजिए, फिर कनेक्शन देते चले जाइए, और बीच में अगर कहीं पे सॉल्व होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। So now this is another question. This question is also formed with the help of the zero V concept, क्योंकि इसमें भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सीरीज में है क्या और है और पैरेलल में। तो हम एक काम करते हैं, कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया, एक टर्मिनल को 0 पोटेंशियल दीजिए, दूसरे टर्मिनल को V पोटेंशियल दीजिए मैक्सिमम, और फिर इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम देना शुरू करते हैं। तो पहले हम V पोटेंशियल देते हैं, तो ये मैंने दिया यहाँ पे V पोटेंशियल। अब हमने जब इसको V दिया तो क्या होगा कि ये पूरा टर्मिनल V पे चला जाएगा 0 पे, इससे जो वायर डायरेक्ट कनेक्ट है वो सब V पे चले गए, 0 पे चले गए। ये पूरा 0 पे चला गया, ये यहाँ पे भी आएगा फिर नीचे, तो ये यहाँ गया, ये भी 0 पे चला गया, ये भी 0 पे चला गया, और ये भी 0 पे चला गया। तो ये 0 पे हो गया, ये 0 पे हो गया, ये दोनों भी 0 पे हो गए। हम क्या करेंगे B पे, अब हम B पे देंगे V पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पे V पोटेंशियल दिया, तो ये पूरा V पोटेंशियल पे चला गया, ये पूरा V पोटेंशियल पे चला गया, ये भी पूरा V पे चला गया, ये टर्मिनल यहाँ पे आया इधर, और ये पोटेंशियल भी V हो गया। तो अगर हम लोग अब ध्यान से समझें और हम कैपेसिटर की नेमिंग कर लें, मतलब अगर हम इसको मान लें फर्स्ट कैपेसिटर, ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर, ये हमारा सेकेंड कैपेसिटर, और ये हमारा थर्ड कैपेसिटर। तो जो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये 0 माइनस 0 आया। सेकेंड कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखें तो ये V माइनस 0 आया, और थर्ड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल देखें तो ये भी V माइनस 0 आया। तो जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो ये वाला तो यूज ही नहीं करना है, पहला वाला हटा दो। अब सर्किट में क्या बचेगा, सिर्फ सेकंड बचेगा और थर्ड बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को और थर्ड वाले को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कनेक्ट, और जो इसमें भी ध्यान देना है कि सेकंड वाले को और थर्ड वाले को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है ये ध्यान देना है यहाँ पे, समझिए। देखिए इसमें दोनों में एक टर्मिनल ऐसा है जो 0 पे है, मतलब कि एक टर्मिनल 0 पे रहेगा ही रहेगा। तो ये वाला टर्मिनल 0 पे था, ये वाला टर्मिनल 0 पे था, तो ये वाला टर्मिनल पूरा पूरा 0 पे चला गया। और जो दूसरा टर्मिनल था देखिए वो V पे है, तो ये V पे है, ये भी V पे है, और ये इनसे साथ एक वायर अटैच है, और ये V पे चला गया। और हमने जो V है उसी में B रखा हुआ है देखिए, तो ये B हो गया, ये A हो गया। दोनों का कैपेसिटेंस C है, तो दोनों पैरेलल में आ गए, C प्लस C। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2C। Now this is another question in which there are the four capacitors connected like this, like in the, and we want to find out the equivalent capacitance between A and B। तो इसको भी हम लोग जीरो की कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, पहले देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा एक टर्मिनल को हम लोग 0 पोटेंशियल देते हैं और दूसरे टर्मिनल को V पोटेंशियल। जैसे ये मैंने क्या किया कि A को मैंने 0 दिया, तो A को 0 दिया तो इसके थ्रू जितने डायरेक्ट कनेक्शन होंगे, जैसे ये वाला जो कनेक्शन है वो इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक प्लेट चला गया 0 पोटेंशियल पे,
ये टर्मिनल फिर नीचे आएगा, ये सारे के सारे जो है वो 0 पे चले जाएंगे, ये भी 0 पे चला गया, और ये भी एक आएगा यहाँ पे, और ये भी कितना चला गया, 0 पे चला गया। सिमिलरली दूसरे टर्मिनल को हम लोग देते हैं V पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे V पोटेंशियल दिया, तो इसके थ्रू ये जितने भी प्लेट्स होंगे ये सब चले जाएंगे 0 पोटेंशियल पे, ये V पोटेंशियल पे चला गया, ये वाला भी टर्मिनल किस पे चला जाएगा, प्लेट V पोटेंशियल पे चला गया। अब हम ये देख रहे हैं कि मैंने 0 अभी तो दे दिया, लेकिन अभी कुछ प्लेट बचे हुए हैं जिसके ऊपर कोई पोटेंशियल आया ही नहीं है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अब अगर 0 अभी से काम नहीं चल रहा तो एक अपने आप से एक और पोटेंशियल ले लेते हैं, दैट इज V1, और वो मैंने यहाँ पे दे दिया V1। जब यहाँ पे V1 देंगे तो ये V1 इस प्लेट पे कनेक्ट करेगा, इस प्लेट को कनेक्ट करेगा और इस प्लेट को कनेक्ट करेगा। ये आप देख सकते हैं, जब ये इन तीनों को कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे V1 आ जाएगा, यहाँ पे V1 आ जाएगा और यहाँ पे V1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने 3 पोटेंशियल लिए। इस तरह से हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 4 पोटेंशियल भी लेना पड़े, 5 पोटेंशियल भी लेना पड़े, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए। मतलब कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे कोई ना कोई पोटेंशियल आप लोग ले आइए, V1 V2 V3 V4 जितने आ जाए आने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अब सारे कैपेसिटर को जो है नीचे लिखिए, किस कैपेसिटर के पास क्या है, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो स्टेप बाय स्टेप पहला हमने क्या किया, 0 पोटेंशियल दिया, हर प्लेट पे 0 पोटेंशियल लगा दिया। दूसरा स्टेप मैंने V पोटेंशियल दिया, जो जो उससे कनेक्ट थे प्लेट मैंने उस पर V पोटेंशियल दे दिया। तीसरा स्टेप, क्योंकि कुछ प्लेट बच गए थे तो मैंने एक V1 पोटेंशियल लिया और मैंने सब प्लेट पे फिर V1 पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं बचा है जिसकी कोई भी दोनों प्लेट पे पोटेंशियल ना हो, हर प्लेट पे पोटेंशियल मुझको मालूम चल चुका है। मैंने हर कैपेसिटर की नंबरिंग कर दी है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि कौन कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है। तो 1 वाला जो कैपेसिटर है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस 0। जो सेकेंड वाला पोटेंशियल प्लेट है उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1 माइनस 0। जो थर्ड वाला कैपेसिटर है इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस V1, और जो फोर्थ वाला कैपेसिटर है उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिख रहा है V माइनस 0। ये आप देखिए, इस तरह से समझ में आना चाहिए इतना। कुछ बच्चों को ग्रीन वाले पोटेंशियल कैसे दिया हमको बता दे रहे हैं। देखिए मैंने एक टर्मिनल को 0 पोटेंशियल दे दिया, दूसरे टर्मिनल को मैंने V पोटेंशियल दे दिया, तो जो ये बच रहा था एक टर्मिनल जहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं था, तो मुझे वहाँ पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा, क्योंकि ऐसा प्लेट होगा नहीं जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं हो। तो मैंने अपने आप से 0 और V के बीच में, 0 और V के बीच में एक पोटेंशियल सपोज कर लिया V1। ये मैंने अपने आप सपोज किया। हमें अगर जरूरत पड़ेगी, कोई और ऐसा प्लेट होता है जिसपे कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो मैं एक और पोटेंशियल सपोज कर लेता V2। हम ये फ्री हैं, जितना चाहे उतना सपोज करेंगे, लेकिन वो सारे 0 और V के बीच में होंगे। कोई भी 0 और V के आगे पीछे नहीं, बड़ा नहीं होगा, ना 0 से छोटा होगा ना V से बड़ा होगा, सब 0 और V के बीच में होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जब इसको V पोटेंशियल दिया, V1 पोटेंशियल, तो ये इससे देखिए कौन कौन सा प्लेट कनेक्ट है। इससे ये वाला प्लेट कनेक्ट है, ये जब कनेक्ट होगा तो इसको V1 मिल गया यहाँ पे। इस तरह से ये कनेक्ट है तो ये इसको V1 मिल गया, और ये कनेक्ट है तो ये इसको V1 मिल गया। तो मैंने देख लिया कि हाँ जो जो प्लेट इससे V1 से कनेक्ट है मैंने सब पे V1 पोटेंशियल दे दिया। अब आप देखिए जो मैंने नीचे फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर और फोर्थ कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, उससे आप ये देखिए फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0 V1 माइनस 0 है। मतलब फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर जो है आपस में किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, ये हमको मालूम चल रहा है। तो मैं फर्स्ट को और सेकंड को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, ये मेरा सेकंड कैपेसिटर हो गया, क्योंकि मुझको दिखने से मालूम चल रहा है ना कि V1 और V2 की फर्स्ट और सेकंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसमें भी क्या ध्यान देना है, जो एक प्लेट है वो 0 वोल्ट पे है और दूसरी प्लेट जो है वो V1 वोल्ट पे है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाली प्लेट 0 पे है, ये प्लेट 0 पे है, तो ये वाला टर्मिनल 0 पे चला गया। ये वाला पोटेंशियल प्लेट जो है वो V1 पे है, तो ये वाला जो टर्मिनल है वो V1 हो गया। अब देखिए क्या V1 से कोई और कैपेसिटर कनेक्ट है, तो V1 से फर्स्ट सेकंड था वो मैंने लिख दिया है। हाँ थर्ड वाला भी V1 से कनेक्ट है, क्योंकि उसको उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 है,
तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V वाला मैंने बना दिया, ये थर्ड कैपेसिटर हो गया। देखिए क्योंकि जो थर्ड कैपेसिटर है उसमें V माइनस V1 है, तो एक टर्मिनल मैंने V यहाँ ले लिया, V1 यहाँ पहले से है, एक ये मैंने बीच में थर्ड कैपेसिटर मैंने लगा दिया। अब एक कैपेसिटर अभी भी बच रहा है, वो है 4, और वो किसी के बीच में बना है, वो बना है 0 और V के बीच में। तो ये 0 वोल्ट यहाँ है, V वोल्ट यहाँ है, तो मतलब यहाँ से एक और कैपेसिटर आएगा और इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, और ये कहा जाएगा फोर्थ कैपेसिटर। ये हमारा पूरा जो सर्किट डायग्राम था वो रिड्यूस हो गया। अब आप इस सर्किट डायग्राम को जब देखेंगे, रिड्यूस सर्किट डायग्राम को, तो समझ में आता होगा कि कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। जैसे ये वाला आपको दिख रहा होगा सीरीज में, पैरेलल, सॉरी ये दिख रहा होगा पैरेलल में। देखिए ये दोनों पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो इनका सबका कैपेसिटेंस CC है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे C प्लस C इज इक्वल टू 2C। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को रिड्यूस कर देंगे फिर से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2C, ये C और ये C, ये बन गया 2C, ये C और ये C। अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये दोनों कैपेसिटर जो है किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो सीरीज वाला क्या होता है, 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस C, तो ये हो जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन 3C। तो ये C से ये स्क्वायर कैंसिल, तो 2C अपॉन 3, इन दोनों की जगह पे ये बन जाएगा। फिर से इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम जब रिड्यूस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कैपेसिटर यहाँ पे मिलेगा, एक कैपेसिटर यहाँ पे मिलेगा। जो ऊपर वाला कैपेसिटर है ये 2C/3 है, और जो नीचे वाला है वो C है। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इसका आंसर आ जाएगा 2C/3 प्लस C, 5C/3, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमें जीरो भी कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है।